नमस्कार, मैं अशोक राज अल्बिडो आईएएस में आप सभी का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं आईएएस और अदर स्टेट पीसीएस में मेंस में पूछे गए प्रश्न का एनालिसिस करा रहा हूं। सटीक आंसर कैसे लिखा जाए, किस तरीके से ग्राफिंग किया जाए, कहाँ पे चित्र बनाया जाए और कितने क्वेश्चन पर चित्र बनाना है, इस पर अध्ययन करना है। इस पर मैं चर्चा करता हूँ। ये मुखर्जी नगर दिल्ली में अगर बात किया जाए तो मैं पहला ऐसा टीचर हूँ जो क्वेश्चन मेंस का आंसर राइटिंग इस तरीके का करा रहा हूँ, वो भी ऑनलाइन व्यवस्था भी दे रहा हूँ। ऑफलाइन तो सभी लोग देते हैं, कुछ ना कुछ बताते हैं, चाहे थोड़ा चाहे ज़्यादा, लेकिन मैं पूरा का पूरा निःशुल्क, केवल आप YouTube चैनल से देख सकते हैं। निःशुल्क मैं बता रहा हूँ, कोई चार्ज नहीं। आप जाने समझे। यदि चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। इससे हमारा मनोबल भी बढ़ेगा। हम बढ़िया से बढ़िया कैसे बेहतरीन ढंग से लिखा जाए आंसर, इसे बताएंगे। यहाँ पे इतिहास का प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है और पूछे जाने की दोबारा प्रबल संभावनाएं भी रहती हैं। आप मेंस में देखेंगे प्रश्न कई बार वही रिपीट होता है, उसी तरीके का प्रश्न रहता है। तो इसमें हमारा जो आज का प्रश्न है कि स्पष्ट कीजिए कि मध्य 18वीं सदी का भारत विखंडित राजतंत्र की छाया से किस प्रकार ग्रसित था। मध्य 18वीं शताब्दी की बात पूछा जा रहा है। मध्य 18वीं शताब्दी या सदी कहिए या शताब्दी में विखंडित जो भारत है, विखंडित भारत मतलब भारत टूटा हुआ है, ये किस प्रकार राजतंत्र की छाया में से ग्रसित रहा है, ये प्रश्न है। प्रश्न के उत्तर लिखने के पहले हम सबसे पहले प्रश्न के ट्रेंड को समझेंगे कि प्रश्न का डिमांड क्या है, प्रश्न क्या कह रहा है। अब देखिए लिखा मध्य 18वीं शताब्दी। मध्य 18वीं शताब्दी का मतलब क्या होता है, ये अगर 1701 ईस्वी से बात करें, 1701 ईस्वी से लेकर 1800 ईस्वी तक का जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र 18वीं शताब्दी होता है। 18वीं सदी, सदी कहिए या शताब्दी कहिए या सदी कहिए, इसका जो शुरुआत का चरण है, मान के चलिए 1701 से 1725-30, 1725 ईस्वी या 30 ईस्वी लगभग इतना ले सकते हैं। ये 18वीं सदी का पूर्वार्ध कहलाता है। पूर्वार्ध 18वीं शताब्दी का पूर्वार्ध कहलाता है। इसमें अगर बात करें 1770 या 75 से ले लेते हैं, 70 से ही ले लेते हैं, 1800 ईस्वी तक का ये जो क्षेत्र होता है, ये 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध होता है। उत्तरार्ध ऐसे भी लिखा जा सकता है। और जो ये बीच वाला जो क्षेत्र बनता है, इसको कहते हैं मध्य। क्या कहते हैं? मध्य। 18वीं शताब्दी का मध्य भाग। तो 18वीं शताब्दी के मध्य का मतलब मान के चलिए लगभग 1730 से लेकर के या 25 से ही लेकर के लगभग 1770 तक ले लेते हैं एक औसतन। ये 18वीं शताब्दी का मध्य है। तो इसके समय में अगर देखेंगे लगभग में आप देखेंगे ये समय क्या है, भारत में मुगल सत्ता थी,
मुगलों ने, अगर बात करेंगे मुगलों ने, मुगल का बात है 1526 में आते हैं और लगभग 1707 ईस्वी जो मेन 2 चरण है, इतना चरण जो मुगल का है शक्तिशाली के रूप में रहता है। ये जो 1707 है इसमें औरंगजेब का मृत्यु हो जाता है। औरंगजेब का मृत्यु, ये औरंगजेब बहुत ही धर्मांध व्यक्ति था, बहुत ही कट्टर था। औरंगजेब की धार्मिक नीति अर्थात धर्मांधता के कारण और औरंगजेब की अदूरदर्शिता के कारण ऐसा माना जाता है, इतिहासकार मानते हैं कि मुगलों का पतन शुरू होता है। साथ ही साथ में औरंगजेब के मृत्यु के बाद में उसके जितने भी उत्तराधिकारी आए सब आयोग, निकम्मे और विलासी प्रवृत्ति के व्यक्ति आए, शासक हुए। तो ये हम मध्य जो लिखा है मध्य 18वीं शताब्दी, इसका मतलब औरंगजेब की मृत्यु के बाद से जितने भी शासक हुए सब आयोग एवं विलासी प्रवृत्ति के हुए। यहाँ तक क्लियर हुआ। जबकि ये जो मुगल शासक हैं, मुगलों ने भारत को एक बड़े साम्राज्य में स्थापित कर दिया था, बड़े साम्राज्य में स्थापित किया था। ये मुगलों ने भारत को एक बड़े साम्राज्य में स्थापित किया था। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो प्रश्न यही है कि मध्य 18वीं शताब्दी में भारत विखंडित राजतंत्र की छाया में किस प्रकार ग्रसित रहा। ग्रसित था ही, चूंकि इधर में जो मुगल हैं औरंगजेब की मृत्यु के बाद में अयोग्य शासक हैं और इसी समय ब्रिटिश सरकार आ गई है, यानी कि अंग्रेज लोग आ गए हैं। तो उनके चंगुल से भारतीय फंस गए हैं, उनके चंगुल में भारतीय फंस गए, ब्रिटिश के चंगुल में। तो ग्रसित हैं एक हिसाब से। तो राजतंत्र, विखंडित राजतंत्र की छाया किस प्रकार से ग्रसित था, इसी पे हमको लिखना है। ये कहानी समझ में आ गया। ये अगर समझ गए हैं तो हम लिखने का स्टैंडर्ड देखते हैं कैसे लिखेंगे। ये हो गया भैया, इसको अब हम हटा देते हैं। तो लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे मध्य 18वीं सदी का भारत, मध्य 18वीं शताब्दी का भारत के पूर्व मुगलों ने एक सशक्त सुसंगठित भारत का निर्माण किया था। एक साम्राज्य को स्थापित किया था, एक सशक्त सुसंगठित साम्राज्य को स्थापित किया था। मध्य 18वीं शताब्दी के भारत या का भारत के पूर्व मुगलों ने एक सशक्त सुसंगठित साम्राज्य को स्थापित किया था। हालांकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद, औरंगजेब की मृत्यु के बाद से या बाद मुगल शासक, सभी मुगल शासक अयोग्य, विलासी, साबित हुए।
जितने भी आए सब आयोग हुए, विलासी हुए, निकम्मे रहे, और इनमें उत्तराधिकार के लिए आपसी संघर्ष रहा। और इन शहजादों मतलब होता है युवराज या राजकुमार, प्रिंस। इन शहजादों में उत्तराधिकार के लिए युद्ध होता रहा, षड्यंत्र चलता रहा, युद्ध होता रहा। यहां तक क्लियर हो गया? तो ऐसे में क्या है, जब युद्ध होता रहेगा, ऐसे में 18वीं शताब्दी में अगर बात करेंगे तो अनेक राज्य, जो छोटे छोटे राज्य थे भारत में, अब केंद्रीय सत्ता के रूप में उभरने लगे। ऐसे में अनेक छोटे छोटे राज्य अब इन स्थितियों का लाभ उठाकर, स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने लगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब इसमें क्या, स्वतंत्र सत्ता जब स्थापित करने लगे तो अब कौन कौन स्थापित किए हैं, सपोर्ट के लिए उदाहरण के रूप में दिखाना होगा। जैसे अब पॉइंट में दिखा देंगे। तो 18वीं शताब्दी के बाद में इस प्रकार के औरंगजेब का मृत्यु होता, उसके बाद में ये घटनाएं घटती रहती हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? इसको हटा दिया जाए। अब कौन कौन हो रहे हैं इस पर हम देखेंगे क्या क्या है। हटा दिया जाए, ठीक, ओके। अब देखिए, जो हमने बताया जैसे के बाद में पॉइंट में लिखते सकते हैं। पॉइंट में क्या लिखेंगे, हैच लगाने का हो सकता नहीं, कुछ भी पॉइंट लिख सकते हैं, ऐसे लाइन टू लाइन पॉइंट में लिख दीजिए। अगर देखेंगे बंगाल में, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैप बनाने का हो सकता है। अगर बात करेंगे ये बंगाल है, इतना क्या है बंगाल। तो बंगाल में मुर्शीद कुली खां और उसके उत्तराधिकारियों ने स्वतंत्रता घोषित कर दिया, स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर दिया। स्वतंत्रता स्थापित किया। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, ये तो यहाँ पर है बंगाल में। दूसरा अगर बात करेंगे, आप देखेंगे ये जो दक्षिण भारत है, तो अगर आप देखेंगे, हम थोड़ी सी पुरानी कहानी दोहरा रहे हैं, लेकिन लिखना नहीं है, केवल समझने के लिए। जब यहाँ उत्तर भारत में मोहम्मद बिन तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सुदूर दक्षिण में एक राज्य स्थापित हुआ था, विजयनगर। विजयनगर एक हिंदू राज था, जिसे 1336 ईस्वी में संगम वंश के शासक होते हैं हरिहर और बुक्का ने एक नया वंश स्थापित किया था, संगम वंश के ही है।
और इस राज्य का नाम दिया था विजयनगर। और इसके उत्तर में बहमनी एक मुस्लिम राज था जिसको हसन गंगू ने स्थापित किया था 1347 में। ये भी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुए थे। इन दोनों राज्यों में यहाँ पे एक कृष्णा और तुंगभद्रा नदी है। ये कृष्णा नदी, ये तुंगभद्रा नदी, यही दोनों बॉर्डर बनाता था। ये दोआब का क्षेत्र, दो नदियों के बीच का क्षेत्र यहाँ पर दोआब, ये कृष्णा और ये तुंगभद्रा, इन दोनों दोआब के क्षेत्र को लेकर विवाद चला था। इस विवाद में 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ। तालीकोटा या राक्षसी तंगड़ी का युद्ध या तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में विजयनगर की तबाही हो गया। ये विजयनगर, इसकी तबाही हो गया। हालांकि विजयनगर में 4 राजवंशों ने शासन किया है, तो विजयनगर की तबाही जब हो जाता है, उसी के समय ही यहाँ पर वाडियार वंश, एक छोटा सा राज्य है, कर्नाटक का क्षेत्र पड़ता है, इतना क्षेत्र में मान के चलिए है। यहाँ पर ये मैसूर वाडियार वंश के हिंदू राजा ने एक नया राज्य स्थापित कर दिया मैसूर राज्य के नाम से। इसी विजयनगर में जब तालीकोटा का युद्ध हुआ, उसी समय, चूंकि विजयनगर समाप्त हो गया था, बर्बाद हो गया था, तो यहाँ पर एक जो है मैसूर कर्नाटक में इस समय आता है। तो यहाँ पर इतना क्षेत्र मैसूर होता है। मैसूर में एक नया राज्य स्थापित कर दिया मैसूर वंश के नाम से, मैसूर राज्य के नाम से, बोडियार वंश का। और इसका जो मैसूर का अंतिम राजा फिर आएगा चिनकिलिच खां, नहीं चिनकिलिच खां नहीं, क्या नाम इसका है, चिक्का कृष्णराज द्वितीय, चिक्का कृष्ण राज द्वितीय, चिक्का कृष्ण राज द्वितीय, जैसे मेरा नाम अशोक राज। ये मैसूर राज्य का अंतिम ये शासक है। कैसा शासक है? अंतिम शासक चिक्का कृष्ण राज द्वितीय। पूरी कहानी समझ में आ गया होगा। ये पूरा मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटना है। ये विजयनगर स्थापित होता है, ये बहमनी, इन दोनों के बीच में एक कृष्णा नदी, एक तुंगभद्रा नदी, बीच में स्थान है दोआब। इस दोआब के क्षेत्र को लेकर दोनों में युद्ध हुआ, जिसमें विजयनगर बर्बाद हो गया, समाप्त हो गया। उसी ये युद्ध हुआ था तालीकोटा का युद्ध के नाम से प्रसिद्ध होता है, जिसे राक्षसी तंगड़ी का युद्ध या तालीकोटा का युद्ध कहते हैं। 1565 ईस्वी में युद्ध हुआ था। इसी विजयनगर के समाप्त के समय ही वाडियार वंश के लोगों ने यहाँ पर मैसूर राज्य की, एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया। और इसी मैसूर का अंतिम राजा कौन बनता है? चिक्का कृष्णराज द्वितीय। इसी के शासनकाल में 2 सगे भाई आते हैं जो इसकी सेना में रहते हैं, इसी के समय रहते हैं। और 2 सगे भाई जो है ये राजा बनता है, लेकिन इसने चिक्का कृष्णराज ने अपना शासन का संपूर्ण कार्यभार इन दोनों सगे भाइयों को दे दिया था। एक का नाम था नंदराज और दूसरे का नाम है, एक का नाम नंदराज है, दूसरे का भैया क्या नाम है? देवराज। ये दोनों सगे भाई हैं, नंदराज और देवराज। चिक्का कृष्णराज द्वितीय के शासनकाल में सत्ता इन दोनों भाइयों के हाथ में थी। राजा ये, वास्तव में सत्ता इन दोनों भाइयों के हाथ में। क्लियर हो गया? ऐसा कई बार इतिहास में कई बार घटना घटता है कि राजा कोई रहता है और वास्तविक सत्ता इन दोनों के हाथ में। इन्हीं दोनों के हाथ में अगर बात जब कहते हैं सत्ता आता है, तो एक व्यक्ति, मुस्लिम व्यक्ति है, जो इनके ये वित्त भाग देखते हैं और ये सेना भाग देखते हैं। ये सेना का भाग है, यानी कि सेना के अधिकारी हैं, सेना नायक हैं, सेनापति हैं इनके। और ये वित्त मंत्री हैं किनके? चिक्का कृष्णराज के। चिक्का कृष्णराज के वित्त मंत्री हैं और ये सेनापति हैं। ये जो नंदराज हैं, जो वित्त विभाग देखते हैं, वित्त मंत्री हैं, इनके सत्ता इन्हीं दोनों के हाथ में है। इन्हीं के सेना में
नंदराज की सेना में एक व्यक्ति आता, हैदर अली। हैदर अली, एक कहानी समझ में आ गया होगा। हैदर अली किसकी सेना में है? इसी नंदराज की सेना में। और इतना अच्छा काम करते करते हैदर अली इतना अच्छा कार्य करते करते नंदराज को प्रभावित कर दिया। नंदराज इनसे ज्यादा खुश रहने लगा। अंततः यही हैदर अली अवसर का लाभ उठाते हुए, मुहावरा अवसर का लाभ उठाना, यानी कि बहती गंगा में हाथ धोना, इसका मतलब क्या? अवसर का लाभ उठाना। तो इसी हैदर अली ने अवसर का लाभ उठाकर इस नंदराज को अपदस्थ कर दिया, हटा दिया, और स्वयं ये हैदर अली इस मैसूर राज्य पर, मैसूर राज्य का स्वतंत्र शासक बन बैठा। एक कब की घटना है? 1761 ईस्वी की। और 1761 का मतलब होता है मध्य 18वीं शताब्दी। तो मध्य 18वीं शताब्दी में सुदूर दक्षिण में एक मैसूर राज्य स्थापित होता है। कहानी समझ में आ गया? किसने स्थापित किया? हैदर अली ने। यहाँ तक क्लियर हो गया? हम वापस आते हैं। लिखना क्या है? ये कहानी समझ में आ गया होगा आपको। लिखना है ये मैसूर है, मैसूर। अगला पॉइंट लिखेंगे, हैदर अली ने 1761 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना किया। राज्य की स्थापना किया, मैसूर की राज्य की स्थापना किया। इसके बाद में अवध का नाम सुने होंगे। अवध जो उत्तर प्रदेश में इस समय अयोध्या में अवध की बात हो रहा है। अयोध्या में विश्व प्रसिद्ध मंदिर बन रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे ये अवध है, ये अवध है। इस पहले अवध की राजधानी क्या थी? लखनऊ था, फिर बाद में फैजाबाद बनता है। इस अवध का जो संस्थापक है, अवध का संस्थापक सआदत खां। कौन है? सआदत, नाम सुने होंगे। अवध का संस्थापक कौन है? सआदत खां, सआदत खां। तो अगला पॉइंट लिखेंगे, अवध राज्य की स्थापना, अवध राज्य की स्थापना, अवध राज्य की स्थापना सआदत खां, सआदत खां ने किया। स्वतंत्र, यहां पे लिख सकते हैं स्वतंत्र अवध, स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना। स्वतंत्र राज्य हुआ है ना, स्थापित किया। इसके साथ में अनेक क्षेत्रीय राज्यों की स्थापना किया गया। इसके साथ ही साथ भारत में अनेक क्षेत्रीय राज्यों की स्थापना किया गया। अगर यही नहीं देखेंगे, ये 1761 की बात हो गया। हैदराबाद में आप देखिए, एक हैदराबाद की बात करेंगे। हैदराबाद में अगर हम देखते हैं, यहाँ पर ये हैदराबाद है, हैदराबाद। तो आगे लिखेंगे, हैदराबाद में एक यहाँ पे थे चिनकिलिच खां। चिनकिलिच खां ने भी हैदराबाद में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया है। हैदराबाद को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में चिनकिलिच खां ने स्थापित किया। चिनकिलिच खां ने स्थापित किया। हैदराबाद को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में चिनकिलिच खां ने स्थापित किया। यह इतना तो हो गया। इसके साथ में अगर देखेंगे, इतना हो गया ना भैया, इसके साथ में हैदराबाद हो गया। ये मैप बना दीजिएगा, और मैप में यहीं पे अगर जगह है तो थोड़ा सा लिख सकते हैं। यहाँ पे चिनकिलिच खां, यहाँ पे लिख सकते हैं सआदत खां,
यहाँ पे लिख सकते हैं हैदर अली, यहाँ पे लिख सकते हैं मुर्शीद कुली खां, ऐसे स्पष्ट हो जाएगा। इसको हटाएंगे फिर आगे बता रहे हैं। क्लियर हो गया? आगे क्या देखेंगे, ये सब उदाहरण के रूप में यही पूछा ही जा रहा है। मध्य 18वीं शताब्दी में भारत विखंडित राजतंत्र की छाया से कैसे ग्रसित रहा, बिना इसके बताए आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। अब इसके साथ में अगर देखेंगे, ये पंजाब है, क्या है? पंजाब। तो पंजाब में सिख लोग हैं। सिखों ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया। स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया। इसके साथ में अगर देखेंगे राजस्थान में राजपूतों ने, राजस्थान में कौन है? राजपूत हैं। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में मराठों ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया। राजस्थान में राजपूतों ने, ये राजस्थान है, कौन है? राजस्थान। ये महाराष्ट्र है और मध्य प्रदेश, यहाँ पे कौन है? मराठा। अगला लिखेंगे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में मराठों ने स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। स्वतंत्र राज्य स्थापित कर दिया है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। पंजाब में आप देखेंगे, पंजाब में कौन है जो सिख राज्य स्थापित किए हैं? पंजाब में राजा रणजीत सिंह, इनका नाम जरूरी है लिखना भैया। राजा रणजीत सिंह ने स्थापित किया है पंजाब में सिख स्वतंत्र राज्य की स्थापना। तो इतना आप जब देख लिए कि इतना स्थापित हो रहा है, धीरे धीरे जो सूबेदार लोग हैं इन जगह पूरे, जो यहाँ पे सूबेदार लोग हैं, इन सूबेदारों की सत्ता जा रही थी। सूबेदारों का प्रभुत्व हाथ से निकलता जा रहा था और ये लोग स्वतंत्र होते गए। अब यहाँ पे लिखेंगे इन स्थानों से सूबेदारों के हाथों से सत्ता निकल रही थी। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये इतना जब लिख देंगे, यहाँ तक हो गया, यानी कि इसका मतलब ये सब ग्रसित हैं। अब इसके आगे क्या लिखेंगे? इस प्रकार हम देखते हैं कि मध्य 18वीं शताब्दी भारत में जो अभी तक एक राजतंत्र मुगलों का होता था, अब अनेक सत्ताएं स्थापित होने लगी और साथ में इसी समय यूरोपियों, जिसमें फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अंग्रेज आदि का आगमन भी हुआ है, जिसमें कर्नाटक, मैसूर, अनेक प्रकार के युद्ध भी होते हैं। तो इस लिखेंगे अंततः इस प्रकार से देखा जा सकता है या इस प्रकार से कहा जा सकता है, 18वीं शताब्दी का मध्य 18वीं शताब्दी का भारत राजनीतिक एकता से विखंडित होता जा रहा था। यहाँ पे राजनीतिक एकता का अभाव था, राजनीतिक एकता से विखंडित होता जा रहा था और इसकी राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई थी। ऐसे में अंग्रेज इन स्थितियों का लाभ उठाकर भारत में ब्रिटिश सत्ता स्थापित करने में सफल हो गए। ऐसे में अंग्रेज ये लोग आए और इनमें आपस में मतभेद था,
आपस में संघर्ष होते थे। इन स्थितियों का अंग्रेजों ने लाभ उठाकर ब्रिटिश सत्ता स्थापित कर दिया। अंत में ही लिख देंगे। तो ग्रसित है ये इतना इस तरीके का आपको लिखना है, इसमें और ज़्यादा नहीं लिखना है। प्रश्न का डिमांड यही है। क्लियर हो गया? किसी भी टीचर से पूछेंगे कोई भी सब बताएंगे, लेकिन कोई इस तरीके का प्रश्न उत्तर अभी तक नहीं हल करा रहा। पढ़ाने तो सब लोग पढ़ा रहे हैं, किताब लाइन टू लाइन पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, पढ़ रहे हैं सब के सब, लेकिन प्रश्न का उत्तर लिखना पढ़ाने तो सब पढ़ा रहे हैं। टीचर जितने हैं भाई, सब्जेक्ट है, विषय है, पढ़ाने सब पढ़ा रहे हैं, स्पेशलिस्ट सब लोग, हमारे जैसे मैं स्पेशलिस्ट हूँ, सब लोग स्पेशलिस्ट पढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन प्रश्न का उत्तर लिखा कैसे जाए ये नहीं बता रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा कठिन काम है जिसको मैं पहली बार ऐसा कर रहा हूँ। आप अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, टेस्ट सीरीज में आपको केवल लिखने का मिलता है, लेकिन आपको आइडिया नहीं है कैसे लिखा जाए, कैसे लिखा जाए। और टेस्ट सीरीज के पास इतना भीड़ लगा, केवल वो आपको आंसर दे देता है, कापी जांच दिया जाता है, ऐसे चलो हो गया। किसी के पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि इनके पास इतना भीड़ लगा है। भीड़ तो है ही है, उन भीड़ों में से निकलना है, उस तरीके से निकलना है जैसे अल्बीडो निकल जाता है। पृथ्वी पर आता है अल्बीडो, लेकिन पृथ्वी अवशोषित उसको नहीं कर पाती, बल्कि क्या कर देती है, परावर्तित कर देती है। तो उसी में से अल्बीडो कुछ खास है जो निकल के जा रहा है, वही खास आपको बनना है भाई, मेरे मित्र, मेरे फ्रेंड, वही खास बनेंगे तभी आप यूपीएससी पीसीएस निकालेंगे। क्योंकि ये सिविल सर्विस है, आम परीक्षा नहीं। प्रश्न आसान भी है, कठिन भी है। यूपीएससी और पीसीएस कठिन भी है और आसान भी है। समझ गए? आसान, नहीं समझे कठिन। तो एक बार फिर कहते हैं, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।